पोएम्स को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ पोएट्री डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिसे फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये बहुत सारे होते हैं लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास कवर करेंगे क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस में यही आते हैं। इससे ज़्यादा बहुत रेयर ही केस है कि आए। वन ऑफ देम इज सिमिली। सिमिली मीन्स अ कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जैसे कि लाइक एज कंपैरिजन के लिए जब इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या है, सिमिली है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हम बचपन में भी यूज करते हैं, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, किसकी तरह है वो, लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स, दिस एज वर्ड यूज फॉर कंपैरिजन, तो इसलिए ये क्या है, सिमिली। द गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, द बॉय इज एज हार्ड वर्किंग एज अ डोंकी। मीन्स डिपेंड्स किसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, क्या वर्ड यूज करके, एज या लाइक, तो वो क्या हो गई, सिमिली। फिर है मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए है लेकिन इसमें हम कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करते लाइक या एज, क्योंकि हम उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम उसको रूपक अलंकार की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी हम उसको उसका रूप मान लेंगे एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ टोल स्टडी ओक, ऐसे नहीं बोला माई फादर इज टोल स्टडी लाइक ओक, नहीं, सीधा क्या बोला, ही इज टोल स्टडी ओक। अपने फादर को ओक ट्री ही बोल दिया, ओक ट्री जैसा नहीं बोला। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को डेजर्ट का शिप बोला, जहाज बोला, ये नहीं बोला कि इट इज लाइक शिप। माई मदर इज एन एंजल, नॉट लाइक एन एंजल। अगर वो लाइक एन एंजल होता तो क्या होता, वो सिमिली होता। अब वो सीधा बोल रहे हैं कि शी इज एन एंजल, दैट मीन्स ये क्या है, एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। नाम ही बता रहा है जिसमें कुछ पर्सनल टच दिया जाए। कैसा पर्सनल टच, लाइक गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एन एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडिया। जैसे हंगर सैट शिवरिंग ऑन द रोड, भूख कोई इंसान नहीं है तो वो शिवरिंग कैसे कर सकती है, लेकिन इसमें क्या है कि वो हंगर को ऐसे बता रहा है कि जैसे वो कांप रही है रोड पर बैठकर। डांसिंग मून, मून कोई इंसान नहीं कि डांस करे, लेकिन उसको ऐसे बोला गया डांसिंग मून, मून की पर्सोनिफिकेशन कर दी गई। शिवरिंग लीव्स, पत्ते कांप रहे हैं, जब वो फड़फड़ा रहे हैं, हिल रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, शिवरिंग लीव्स, यानी उनकी पर्सोनिफिकेशन कर दी गई। द न्यूज़ हेडलाइंस ग्लेयर्ड एट मी, क्या न्यूज़ हेडलाइंस जो कि डेड चीज़ है और वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, क्या वो किसी इंसान को घूर सकती हैं, लेकिन उसने क्या वर्ड यूज़ किया उनके लिए, ग्लेयर्ड। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। देन इज हाइपर बोले, इसे ऐसे ही याद रखना, हाइपर का क्या मतलब है, कहते हैं ना वो हाइपर हो गया, यानी कुछ एक्सेस हो जाना किसी चीज़ का। और हिंदी वाला शब्द, वैसे इसका ऐसा कुछ लेना देना नहीं है बोले शब्द से, ये तुम्हारी याद करने के लिए बता रही हूँ मैं कि बोले कि कुछ ज़्यादा ही बोले जब। सो इट इज़ एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट यूज टू मेक अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, ये हम बहुत यूज करते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये वही है, लाइक आई एम सो हंग्री आई कुड ईट यू, मैं इतनी भूखी हूं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्या ऐसा हो सकता है इंसान सामने बैठे हुए इंसान को खा जाए, लेकिन इतना अपनी भूख के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। देयर वॉज अ फ्लड ऑफ ब्लड इन दी वॉर, हाँ वॉर के टाइम बहुत खून बहता है, लोग मरते हैं, लेकिन बाढ़ नहीं आ जाती। ये दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा मारकाट हुई, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया, फ्लड ऑफ ब्लड। एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक सेब खाने से डॉक्टर दूर थोड़ी ना भागेगा। वो बस ये कहना चाहते हैं कि अगर इंसान रोज एक सेब खाए तो हेल्दी रहेगा, लेकिन उस बात को कहने का तरीका ऐसा यूज किया। देन आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, कोई भी इंसान लगातार 1 साल नहीं सो सकता, लेकिन बस ये दर्शाना था कि वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक सो सकता है, तो उसने क्या कहा, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। दिस बुक वेज अ टन, आप समझ ही गए होंगे हाइपरबोले किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। देन इज इमेजरी, ये बच्चों को बहुत ईजी लगता है। दिस इज फिगर ऑफ स्पीच और विविड डिस्क्रिप्शन यूज टू प्रोड्यूस मेंटल साउंड्स, इट अपील टू द 5 सेंसेस। इस बात का ये मतलब है कि ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम सेंटेंसेस के थ्रू किसी इंसिडेंट या किसी इंसान या किसी जानवर या किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे जो सेंसेस हैं वो उसे सेंस कर पाए, वैसा का वैसा महसूस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, द स्मेल रिमाइंडेड हिम ऑफ रॉटिंग टमाटोज, कि वो स्मेल इतनी गंदी थी जैसे सड़े हुए टमाटरों की स्मेल होती है। तो हमें पता है कि सड़े हुए टमाटरों की कैसी स्मेल होती है, तो जैसे ही हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे हमारे दिमाग में यूं की इमेज बन जाएगी कि हाँ वहाँ कितनी सड़न होगी। Then she was all covered in mud, leaving the footprints on the floor as she walked.
तो ये हम आराम से इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे बताना चाह रहे हैं कि हाउ शी वॉज कवर्ड इन मड, और फिर कैसे वो पूरे फ्लोर पे अपने कदम छापती चली गई. Miss Dooby's square face, calm eyes and beautiful smile brought serenity on her face. तो डूबी जो है उसका जो फेस था वो स्क्वायर फेस था, यानी ये कोई जानवर रहा होगा या इंसान भी हो सकता है. उसकी बड़ी काम आईज थी और सुंदर सी स्माइल थी. तो जैसे जैसे वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने आप में ही चीज़ें इमेजिन करने लगेंगे ना कि हाँ ऐसा फेस रहा होगा, ऐसी आइज़ रही होंगी, ऐसी स्माइल रही होगी कि आप खुद के फेस पे क्या आ जाए, पीस आ जाए. She had twinkling blue eyes which fell on his face, leaving him spellbound. See, ये उसकी ब्यूटी को दर्शा रहे हैं कि उसकी बड़ी चमकदार सी नीली नीली आंखें थी, जो दूसरे के चेहरे पे पड़ी तो उसको स्पेल बाउंड कर दिया. तो यानी हम जैसे ही सेंटेंसेस का यूज हो रहा है हम अपने आप में ही दिमाग में इमेज बना लेते हैं कि हाँ कुछ ऐसा रहा होगा, इमेजिन कर लेते हैं. इसीलिए ये क्या है, इमेजरी. देन इज एंजेम्बेंट. एंजेम्बेंट ये क्या होता है, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निकल नहीं है. बस ये क्या है, रनिंग ओवर ऑफ अ लाइन और थॉट इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट लॉन्ग ब्रेक और पोज. यानी बिना प्रोनाउंसिएशन के यूज के नेक्स्ट सेंटेंस में चले जाना, नेक्स्ट लाइन पर चले जाना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग रैदर स्लीपी बट आई रियली डोंट नो वाई. आई गेस इट इज द वे द डे हैज स्पन आउट ऑफ कंट्रोल. इसमें बट के बाद कोई फुल स्टॉप, कोई कमा नहीं है और वो सीधा नेक्स्ट लाइन में चला गया, बल्कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूएशन में था. देन आई गेस इट इज द वे द डे हैज स्पन. आई गेस इट इज द वे, ये एक सेंटेंस है, लेकिन आई गेस इट के बाद वो नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव कर गया. ये पोएम लिखने के कुछ तरीके हैं, बस इसी को हम एंजेबमेंट बोल देते हैं. देन इज एजोनेंस. Assonance is repetition of vowel sound at the beginning, middle or end of at least two words in a line of poetry. अगर हमारी पोएम की लाइन्स में या तो बिगिनिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे एंड में हो, अगर सेम वोवल साउंड आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एजोनेंस. फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. होल्ड, ओ की साउंड, दोज, ओ की साउंड. किस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच हुआ या पोएट्री डिवाइस हुआ, एजोनेंस. इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर एक और डिवाइस है जिसका नाम है कॉन्सोनेंस. जैसे एजोनेंस में वोवल की रेपिटेशन हो रही थी, इसमें किसकी रेपिटेशन होगी, कॉन्सोनेंट साउंड की. आई होप आपको पता है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिपीटिंग द एसएच साउंड इन द वर्ड्स सुश, विश, शार्प, कुशन, क्वेश. अगर इस तरीके के वर्ड्स लगातार पोएम में आ जाए जिनमें एसएच 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 की साउंड, जरूरी नहीं है सिर्फ एसएच, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर आ रही है तो वो क्या होगा, कॉन्सोनेंस. Then is repetition. It is the repeating of sound, words, phrases or lines in a poem used to emphasize an idea or convey a certain feeling. For example, sing a song full of faith that the dark past has taught us. Sing a song of the hope that the present has brought us. तो यहाँ पर वो बार बार किसको रिपीट कर रहे हैं, sing a song, sing a song. यानी ऐसा सॉन्ग गाओ, वैसा सॉन्ग गाओ. तो वो सॉन्ग, sing a song पे emphasize कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा है, कौन सा डिवाइस है, रेपिटेशन डिवाइस. आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन. इतनी बार इस वर्ड को रिपीट करने का सिर्फ यही मतलब है ताकि इस बात पे ध्यान दिया जाए दैट ही थिंक ही कैन, यस आई थिंक आई कैन डू दिस. तो ये क्या हुआ, रेपिटेशन. नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया. इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स हुज साउंड सजेस्ट देयर मीनिंग. हम कई बार ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, नॉक नॉक, यानी हम दरवाजे को जब खटखटाते हैं, नॉक करते हैं, तो हम क्या, ऐसी आवाज आती है दरवाजे पे, नॉक नॉक, तो वो यूं की यूज साउंड अगर वर्ड्स में यूज कर दें तो हम उसे क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिया. बैंग ऑफ अ गन. सांप जब ऐसे फुफारता है तो वो कैसी साउंड निकालता है, हिस, तो वो साउंड. बी जब बजिंग करती है तो वो ऐसी साउंड निकालती है ना, बज, तो वही बज वर्ड यूज करना, दैट इज ऑल्सो मेटोपिया. स्प्लैश ऑफ वाटर, जब पानी गिरता है तो स्प्लैश ऐसे आवाज आती है, तो वही वर्ड एज इट इज जब हम लिखते हैं स्प्लैश, तो इसलिए इस तरीके के एग्जाम्पल्स को हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिया. देन इज एलिटरेशन. एलिटरेशन और रिपीटिशन में थोड़ा सा फर्क है. ये भी रिपीटिशन है, लेकिन ये किसकी रिपीटिशन है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग. अब आप कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन को तो हम कॉन्सोनेंट्स कहते थे, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट से भी हल्का सा डिफरेंस है. वो क्या है कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड सिर्फ बिगिनिंग में होने चाहिए. उसमें क्या था कि रिपीटिशन हो अगर कॉन्सोनेंट साउंड की, वो बिगिनिंग, मिडल और एंड कहीं पे भी हो सकती है. लेकिन अगर वो सिर्फ बिगिनिंग में रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एलिटरेशन. For example,
ज्यादातर टंग ट्विस्टर्स एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ एक देखिए, द फ्रॉग फ्रोलिक्ड फ्रिवलियसली ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो जो ये एफ 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 की साउंड है, फ की साउंड है, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का। बेटी बॉटर बॉट सम बटर, किसकी साउंड आई बार बार, ब ब ब ब ब, सो दिस इज एलिट्रेशन। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक, सो किसकी साउंड आई, प प प प, सो दैट मीन्स इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में आए, रिपीट होए, उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। Next is symbolism. It is using an object or action that means something more than its literal meaning. अब देखिए, the Statue of Liberty, क्या वो सिर्फ एक स्टैचू की बात कर रहे हैं, नहीं, हमें पता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हम यहाँ फ्रीडम को दर्शाना चाह रहे हैं। ब्रोकन चेन्स, ये भी क्या है, फ्रीडम का एग्जाम्पल है। या ऐसे कहिए, अगर हम क्लास 10 की बात करें, अगर हम कहीं पे ऐसे क्रो मेंशन करते हैं कि क्रो बैठा था, या कोई ऐसे ट्री का नाम लेते हैं विच इज नॉट ऑस्पिशियस, सो वो सब क्या होते हैं, वो क्या है, एक तरीके के सिंबॉलिज्म है, वो सिंबल है, वो किसी की चीज की तरफ इशारा करते हैं, कोई और मीनिंग दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिंबॉलिज्म। देन इज ईडियम। ईडियम जिसे हिंदी में हम मुहावरे कहते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अगेन इसका भी मीनिंग जो यूं के यूं शब्द होते हैं वो नहीं होते, एक अलग मीनिंग निकलता है। लाइक आई गॉट कोल्ड फीट बिफोर माई स्पीच, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पैर ठंडे हो गए, इसका मतलब ये है कि ही और शी वॉज वेरी स्केर्ड। द नेक्स्ट इज ड्रॉ द कर्टन्स। ड्रॉ का मतलब ड्रॉइंग करना नहीं है यहाँ, इसका क्या मतलब है, क्लोज द कर्टन्स। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, पुल योर सॉक्स अप। अगर आपको कोई ऐसे बोलता है पुल अप योर सॉक्स या पुल योर सॉक्स अप, सो इट मीन्स बी डिटर्मिन्ड टू वर्क वेरी हार्ड। तो वो शब्द यूं के यूं कुछ और है, उनका लिटरल मीनिंग कुछ और है, लेकिन वो एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाएगी, ईडियम। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन कैसे डिवाइसेस है जिनमें दो ऑपोजिट टर्म्स यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पीसफुल वॉर। पीसफुल वॉर पीसफुल कैसे हो सकता है, जब वॉर ही है तो पीसफुल कैसे, तो इसलिए इस तरीके के शब्द क्या हुए, ऑक्सीमोरॉन। अनपॉपुलर सेलिब्रिटी, जब सेलिब्रिटी ही हो गया, सेलिब्रिटी अपने आप में क्या है, जो बहुत पॉपुलर हो, वो अनपॉपुलर उसके आगे वर्ड। देन इज कीप मूविंग। कीप मीन्स टू स्टे एट वन प्लेस, एंड देन मूविंग, कीप मूविंग, दोनों अलग अलग बातें एक साथ। क्वाइट रेज, चुप, और फिर रेज बहुत ज्यादा एंगर दिखाए, तो वो चुप रह के एंगर कैसे दिखाए। ओपन सीक्रेट, ओपन ही है तो सीक्रेट कहां से रह गया। सीरियसली फनी, जब कोई चीज सीरियस है तो वो फनी कैसे हो सकती है, तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे होंगे, ऑक्सीमोरॉन। देन इज यूफेमिज्म। अब क्या होता है कि अगर हम किसी को कोई ऐसी बात जो कड़वी हो बोलने में, अगर वो बोले जो से अनप्लेजेंट हो सुनने में, जो से एम्बैरेस कर सकती हो, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो उन्हें एज इट इज ना कहकर कुछ उन्हें सुंदर बनाकर कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी डाइज, तो आप ऐसा कहने की बजाय ही और शी डाइड, यू कैन से पास अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ समबडी इज ऑफ शॉर्ट हाइट, सो वी शुड नॉट से लाइक दैट शॉर्ट हाइट, वी कैन से वर्टिकली चैलेंज्ड। इफ समबडी इज फायर्ड, किसी को जॉब से निकाल दिया गया, तो उसे ऐसे कहने की बजाय यू आर फायर्ड, देन आई एम लेटिंग यू गो, लेट गो। नेक्स्ट इज इफ समबडी इज जॉबलेस, वो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, उसे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसको अगर हम जॉबलेस जॉबलेस बुलाएं, इट्स नॉट गुड। इंस्टेड वी कैन से ही और शी इज बिटवीन द जॉब्स, सो बिटवीन जॉब्स हियर मीन्स हर्टिंग वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ ब्यूटीफुल वर्ड। दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड यूफेमिज्म। अब हमने ये सीख लिया कि कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि पोम डस्ट ऑफ स्नो में कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुए हैं या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। अब सबसे पहले सबसे इजी वाला, जो बिल्कुल आराम से, जिसको कुछ चेक ही नहीं करना, बस देखते ही पता चल जाएगा, वो कौन सा है, एंजेममेंट। उसमें क्या होता है कि बिना प्रोनाउंसिएशन यूज के सेंटेंस अगली लाइन में चला जाता है। जैसे यहाँ देखिए, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, तो ये एक सेंटेंस हो सकता था और फिर फुल स्टॉप आ सकता था, लेकिन इसमें क्रो के बाद कॉन्टिन्यूएशन में है विदाउट प्रोनाउंसिएशन, और वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। इसी तरीके से मी के बाद भी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ना फुल स्टॉप ना कमा, और फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे करके नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही नेक्स्ट स्टैंजा में है, तो ये क्या कहलाती है, एंजेममेंट। सेकेंड वन इज एजोनेंस। एजोनेंस याद है ना आपको, उसमें क्या होता है, जिसमें सेम वॉवल की साउंड आ रही हो। जैसे यहाँ पर क्या है, ओ साउंड आ रही है, शूक डाउन ऑन।
अब वो फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टार्टिंग में है कि मिडिल में है कि एंड में है। जैसे शुक में ओ मिडिल में है, डाउन में भी मिडिल में है, ऑन में स्टार्टिंग में है, लेकिन ये सब ओ की साउंड है, तो इसलिए ये क्या है, एजोनेंस। देन थर्ड वन इज एलिट्रेशन। यहाँ एलिट्रेशन कहाँ है, सेकंड स्टैंजा में एच साउंड जो रिपीट हो रही है वो स्टार्टिंग में है। ऐसा नहीं है कि कहीं स्टार्टिंग में है, कहीं मिडिल में है, कहीं एंड में है। अगर ऐसा होता तो वो कॉन्सोनेंस होता। इस केस में हैज हर्ट, तो हैज और हार्ट में एच की साउंड जो है वो स्टार्टिंग में है दोनों में। सिमिलर तरीके से सेकंड स्टैंजा की थर्ड लाइन में सेव्ड का एस एंड सम का एस ये भी सेम है, इसलिए ये दोनों क्या है, एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। देन इज कॉन्सोनेंस। अब लास्ट लाइन में देखिए, इसमें ऑफ अ डे का डी ड साउंड स्टार्टिंग में, आई हैड का ड साउंड लास्ट में, र्यूड का ड लास्ट में, तो ये कौन सा डिवाइस है, कॉन्सोनेंस। देन इज सिंबोलिज्म। यहां सिंबोलिज्म भी यूज हुआ है। सिंबोलिज्म कैसे, जहां यहाँ क्रॉ और हेमलॉक ट्री जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, दे आर सिंबलाइजिंग डिस्पेयर, सैडनेस एंड इनऑस्पिशियसनेस। अब सेम मेथड से, सेम तरीके से हम फायर एंड आइस पोएम में ढूंढेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुए हैं। फर्स्ट अगेन इसमें भी एंजाइममेंट यूज हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि एंजाइममेंट क्या है। इसमें फायर के बाद कॉन्टिन्यूएशन में नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस गया है, सम से इन आइस। इसी तरीके से फिर फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, उसके बाद फिर से एंजाइममेंट यूज हुआ है। तो अब एंजाइममेंट आई थिंक आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा इज द वर्ड यूज फॉर रेपिटेशन। सो यहां रेपिटेशन किसकी हो रही है, पूरे वर्ड्स की। जैसे वो किस लिए होते हैं, इम्फेसाइज करने के लिए किसी चीज को। जैसे सम से, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से है सम से, तो ये क्या है, एनाफोरा। देन इज एजोनेंस, वोवल साउंड। फर्स्ट लाइन में आपके कहां आ रही है, विल का आए, इनका आए, फायर का आए, तो ये क्या हो गया हमारे एजोनेंस के एग्जाम्पल। देन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट साउंड स्टार्टिंग में आनी चाहिए। जैसे इसमें सम वाला जो एग्जाम्पल है, अगर हम पूरे वर्ड को ना ले, सिर्फ एस एस साउंड को ले, तो सम की एस और फिर से की एस। इसी तरीके से फोर्थ लाइन में फेवर एंड फायर, फ साउंड एफ, तो ये हमारी एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। देन इज कॉन्सोनेंस। इसमें क्या हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन में भी थी, आपको याद है ना, कॉन्सोनेंस में और एलिट्रेशन में क्या फर्क है। कॉन्सोनेंस में जो रेपिटेशन होगी वो स्टार्टिंग, मिडिल, एंड कहीं पे भी हो सकती है। एलिट्रेशन में वो सिर्फ स्टार्टिंग में होगी। तो इसमें देखिए विद और दोज में द साउंड, टीएच, वो द साउंड जो है विद में एंड में है और दोज में स्टार्टिंग में है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉन्सोनेंस का। एंड द लास्ट वन इज सिंबोलिज्म। यहां पर भी सिंबोलिज्म यूज हुआ है। कैसे, इसमें जो फायर वर्ड है वो डिजायर और वांट्स को सिंबलाइज करता है, और जो आइस है वो हेट और डिस्पाइस जैसी फीलिंग्स को सिंबलाइज करता है। तो इस तरीके से ये सिंबोलिज्म यूज कर रहा है। नेक्स्ट पोएम इज अ टाइगर इन द जू। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ढूंढिए एंजाइममेंट है ना इसमें भी, तो वो तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। देन सेकंड इज इमेजरी। इस पूरी पोएम में ऑलमोस्ट हर स्टेप में क्या है, इमेजरी है। इमेजरी में क्या होता है, जब हम इमेजिन कर पाए, हम उसे विजुलाइज कर पाए सीन को एज इट इज। इसमें देखिए, इसमें स्ट्रिप्स की बात की है, इसने कहीं मेंशन नहीं किया कि जो एनिमल है वो टाइगर है, लेकिन हम जैसे जैसे वो डिस्क्राइब करता जाएगा पोएट, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो टाइगर के बारे में बात कर रहा है, उसके मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। एक बार वो जू में टाइगर है उसके बारे में बता रहा है, एक बार वो वाइल्ड टाइगर के बारे में बता रहा है सेकंड स्टैंजा में। तो इस तरीके से हम सेकंड स्टैंजा में इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से वो ग्रास में छुपा हुआ है, अपने शिकार की वेट कर रहा है। ऐसे थर्ड स्टैंजा में हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से जू वाले टाइगर को बिहेव करना चाहिए, उसे अपने कैनाइन टीथ और क्लोज के साथ कैसे अटैक करना चाहिए। फोर्थ स्टैंजा में पोएट हमसे इमेजिन करा रहा है कि कैसे एक टाइगर कंक्रीट वॉल के अंदर बार्स के पीछे है और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। तो हम ये बिल्कुल आराम से सोच सकते हैं कि उसको किस तरीके से इग्नोर कर रहा है। ये सब हम पोएम पढ़कर बड़ी आराम से विजुलाइज कर सकते हैं। देन इन लास्ट पैराग्राफ, दैट इज फिफ्थ पैराग्राफ और वी कैन से स्टैंजा, हम ये विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से लास्ट पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनने के बाद टाइगर आसमान में तारे देखता है। सो इस पूरी पोएम में क्या है, इमेजरी यूज हुई है। देन थर्ड इज कॉन्सोनेंस। इसमें एस साउंड का यूज हुआ है, स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, यहाँ एस स्टार्टिंग में है स्टॉक्स की, हिज एस एंड में है, स्ट्राइप्स में स्टार्टिंग और एंड दोनों में है। देन स्टेंजा 3 में थर्ड लाइन में फिर से एस साउंड, हिज फैंक्स, हिज क्लोज। देन स्टेंजा 4 सेकंड लाइन में हिज स्ट्रेंथ, बार्स। देन इज एजोनेंस। फर्स्ट स्टेंजा लाइन 1, इसमें क्या है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो आई साउंड जो है वो दिखाई दे रही है। सिमिलरली स्टेंजा 3 लाइन 1, शुड अराउंड हाउसेस, कौन सी साउंड आ रही है, ओ साउंड, और एजोनेंस यानी वोवल साउंड को एम्फेसाइज करती है। सिमिलरली थर्ड लाइन में आई साउंड, बारिंग, हिज, वाइट। देन स्टेंजा 4 लाइन 1, ई साउंड, ही, लॉक्ड, कंक्रीट, सेल, सब में ई, किसी में स्टार्टिंग में है, किसी में मिड में है। देन स्टेंजा 5 लाइन 3, आई साउंड, हिज, ब्रिलियंट,
देन वी कैन ऑल्सो सी ऑक्सीमोरॉन इज ऑल्सो यूज हियर। याद है ऑक्सीमोरॉन क्या होता था, जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए जाए। जैसे इसमें क्या है, क्वाइट रेज, स्टेंजा 1 लाइन 4, क्वाइट रेज जिसमें वो शांत गुस्सा, कैसे हो सकता है जब कोई गुस्से में है तो शांत कैसे। 6th एलिट्रेशन, स्टेंजा सेकंड में 4th लाइन, प्लम्प पास, पी साउंड दोनों के स्टार्टिंग में है। 4th स्टेंजा सेकंड लाइन, बिहाइंड बार्स, ब साउंड। 5th स्टेंजा फर्स्ट लाइन, her sound, h sound, he hears. And this poem also have another device that is onomatopoeia. याद है उसमें क्या होता था, साउंड्स के वर्ड जो यूज करते थे हम, जैसे स्नार्लिंग, स्टेंजा 3 लाइन 1, स्नार्लिंग वर्ड दिख रहा है आपको, तो ये साउंड वर्ड है। आई होप आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से आपको पोएट्री डिवाइसेस फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।